नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स मतलब ताज़ा घटनाक्रमों पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। हमारा फोकस रहेगा उन खबरों पर जिनका सीधा ताल्लुक प्रीलिम्स और मेन सिलेबस से है। बिल्कुल, देखिए सिविल सर्विसेज की ये यात्रा, ये जर्नी काफ़ी लंबी और चैलेंजिंग होती है और इसमें करंट अफेयर्स की भूमिका वो सिर्फ रटने की नहीं है ना? एग्जैक्टली। रटना तो मतलब बिल्कुल नहीं। असली चीज़ है एनालिसिस, विश्लेषण। आपको समझना होगा कि कोई घटना क्यों हुई, कैसे हुई और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सतही ज्ञान, सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। सही कहा। जैसे जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस है, या पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सब तो करंट अफेयर्स पे ही टिके हैं एक तरह से। बिल्कुल। प्रीलिम्स में जहां जनरल अवेयरनेस चाहिए, वहीं मेंस में पॉलिसी ओरिएंटेड एनालिसिस जरूरी है। क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों और कैसे तक जाना ही होगा। तो आज हम 20 अगस्त 2025 के नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट और सोशल इशू से जुड़े डेवलपमेंट्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। पॉइंट्स जो यूपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी हैं और वो समझ जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी काम आए। चलिए फिर शुरू करते हैं राष्ट्रीय मामलों से, और सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की। एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसके अध्यक्ष सीजेआई बीआर गवई हैं, वो राष्ट्रपति के एक रेफरेंस पर सुनवाई कर रही हैं। सही। मुद्दा यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए बिल्स पर सहमति मतलब असेंट देने की कोई समय सीमा, कोई टाइमलाइन तय कर सकती है। ये आर्टिकल्स 200 और 201 से जुड़ा है। आर्टिकल 200 राज्यपाल की शक्तियों से डील करता है और 201 राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व करने से। अच्छा, तो ये मामला उठा कहाँ से? इसका बैकग्राउंड क्या है? ये मामला गरमाया तमिलनाडु सरकार से जुड़े केस के बाद। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की बेंच, 2 जज बेंच ने एक फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार को थोड़ी चिंता हुई। चिंता किस बात की? केंद्र को लगा कि कोर्ट का वो फैसला लेजिस्लेटिव डोमेन में अतिक्रमण था, मतलब जुडिशियल ओवररीच। केंद्र का मानना है कि बिल पास करना या उस पर सहमति देना ये विधायिका और कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं। और कोर्ट टाइमलाइन तय करके इसमें दखल दे रही है। इसमें डीम्ड एसेंट का भी कुछ कॉन्सेप्ट था ना? हाँ बिल्कुल। उस फैसले में ये बात आई थी कि अगर एक निश्चित समय तक राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फैसला नहीं लेते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि उन्होंने सहमति दे दी है। डीम्ड असेंट, इसी पर केंद्र को आपत्ति थी। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने क्या तर्क रखे जा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उनका तर्क है कि पिछली बेंच ने राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की तरह मान लिया, जबकि वो संविधान के प्रमुख हैं, और कोर्ट ने बिल की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जांचे बिना ही कार्रवाई अनिवार्य कर दी। और दूसरी तरफ से, मतलब राज्यों की तरफ से? केरल और तमिलनाडु के वकीलों ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 143 के तहत दी जाने वाली सलाहकार राय, एडवाइजरी ओपिनियन, किसी पिछले फैसले को पलट नहीं सकती। इससे इंटरप्रिटेशंस में विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस पैदा हो सकता है। ये तो टेक्निकल पॉइंट है। तो सॉलिसिटर जनरल का क्या कहना है इस पर? उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की राय बाइंडिंग होती है, मतलब बाध्यकारी, और वो छोटी बेंच के विचारों को क्लैरिफाई या मॉडिफाई कर सकती है, मतलब स्पष्ट या संशोधित कर सकती है। तो ये मामला काफी पेचीदा है। इसका महत्व क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस? देखिए, ये मामला भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर और संवैधानिक निकायों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिव्यू की सीमाओं पर बहस फिर से तेज हो गई है। इसके नतीजे गवर्नेंस, फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ पर असर डाल सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, कोलिजियम सिस्टम का। हाँ, वो तो है ही। आर्टिकल्स 124 और 217 के तहत जजों की नियुक्ति की ये व्यवस्था, इस पर बहस कभी खत्म ही नहीं होती। एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल है, तो दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का। वो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 का क्या हुआ था? वो तो लागू नहीं हो पाया ना? नहीं, वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन ये दिखाता है कि जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं।
कोलिजियम सिस्टम पर बहस शायद आगे भी चलती रहेगी। ये सिस्टम इतने सालों से विवादों में है, कभी-कभी तो लगता है। खैर छोड़िए। चलिए अब प्रशासनिक सुधारों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 ये क्या है? ये बिल सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। इसे 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। ये 2023 वाले जन विश्वास एक्ट का फॉलोअप है क्या? हाँ बिल्कुल। 2023 के एक्ट ने 42 अधिनियमों एक्ट्स में करीब 183 प्रावधानों प्रोविजंस को अपराध मुक्त डिक्रिमिनलाइज किया था। अब ये 2025 का बिल इस काम को और आगे बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या खास है? कितने प्रावधान बदल रहे हैं? ये बिल 16 केंद्रीय अधिनियमों सेंट्रल एक्ट्स में लगभग 355 प्रोविजंस में संशोधन अमेंड करेगा। इनमें से करीब 288 प्रावधान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हैं और 67 ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत भी बदलाव शामिल हैं। इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं? मतलब की फीचर्स? सबसे पहला तो है डिक्रिमिनलाइजेशन यानी अपराध मुक्तिकरण। छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा इम्प्रिजनमेंट कीजिए की जगह मौद्रिक दंड मॉनेटरी पेनल्टीज या फिर वार्निंग्स पर जोर है। अच्छा, और दूसरा है रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज यानी दंडों का युक्तिकरण। अपराध कितना गंभीर है उसी अनुपात में सजा होगी। बार बार अपराध करने पर ग्रेजुएटेड पेनल्टीज मतलब सजा बढ़ती जाएगी। पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए कुछ रियायत है? हाँ, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रवेंशंस के लिए 10 एक्ट्स के तहत करीब 76 अपराधों में सिर्फ एडवाइजरी या वार्निंग दी जाएगी। तीसरा फीचर है एडजुडिकेशन मैकेनिज्म्स यानी न्याय निर्णयन तंत्र। इसके तहत डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स प्रशासनिक प्रक्रियाओं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के जरिए ही दंड लगा सकेंगे। कोर्ट जाने की जरूरत कम होगी। और जुर्माने का क्या? वो फिक्स रहेगा या बदलेगा? नहीं, इसमें ऑटोमेटिक फाइन रिवीजन का प्रावधान है। हर 3 साल में जुर्माना 10% बढ़ जाएगा। और यह बिल 2023 वाले एक्ट के तहत आने वाले कुछ एक्ट्स जैसे टी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी फिर से एड्रेस कर रहा है। इसका जुडिशियल बर्डन पे क्या असर पड़ेगा? अदालतों का बोझ कम होगा? उम्मीद तो यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिकेशन से जुडिशियल सिस्टम पर बोझ कम होना चाहिए। इसे सरकार के नेशनल मिशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ईज नहीं बल्कि जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने का भी प्रयास है। वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की। ये आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, डीपीआई का कॉन्सेप्ट है पेपरलेस, प्रेजेंसलेस, कैशलेस और कंसेंट बेस्ड पब्लिक सर्विसेज देना। भारत इसमें काफी आगे है। इंडिया स्टैक इसी का हिस्सा है ना? जैसे आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर। एग्जैक्टली। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, डिजी यात्रा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सब इंडिया स्टैक के कंपोनेंट्स हैं। इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत मदद की है। सरकार इसे और बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने हैदराबाद में जनवरी 2025 में अधिकारियों के लिए डीपीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया था। मकसद था उन्हें डीपीआई की रेलेवेंस, चैलेंजेस और टेक्निकल एलिमेंट्स समझाना। और पॉलिसी लेवल पर पॉलिसी डायलॉग भी हो रहा है। जैसे फरवरी 2025 में डिजिटल दिल्ली कॉन्क्लेव हुआ। उसमें फोकस था कि डीपीआई कैसे डिजिटल डिवाइड, एक्सेसिबिलिटी, डेटा प्राइवेसी जैसी चुनौतियों का समाधान कर सकता है। भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जा रहा है, G20 वगैरह में। हाँ बिल्कुल, भारत G20 जैसे मंचों पर डीपीआई को एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस के एक्सपोर्टर के रूप में पोजीशन कर रहा है। G20 में डीपीआई की फॉर्मल डेफिनेशन तय हुई और ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने की बात भी हुई। यह भारत की स्ट्रैटेजी है कि अपनी टेक्नोलॉजिकल प्राउवेस को डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस और डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। चलिए अब कुछ प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर नजर डालते हैं। पीएम अजय योजना क्या है? पीएम अजय का मतलब है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसका उद्देश्य है चुने हुए 12,814 गांवों का व्यापक विकास करना, खासतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट समुदायों पर फोकस करके। इसमें फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, वो क्या है? हाँ, ये फैमिली आईडी का कंसेप्ट बहुत अहम है। ये बेसिकली एक यूनिक आईडी होगी हर परिवार के लिए। इससे बेनिफिट डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। मतलब सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना आसान होगा।
ये सुनिश्चित करेगा कि सभी एलिजिबल बेनिफिशियरीज कवर हों। और इसके क्या फायदे होंगे? इससे एक्सपेंडिचर ऑडिट आसान होगा, मतलब खर्चे का हिसाब किताब रखना। और तो और जाति या आय प्रमाण पत्र, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाने में भी सुविधा होगी। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस और टारगेटेड डिलीवरी की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, मतलब योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे बिना किसी लीकेज के। ये तो काफी अच्छा कदम लगता है। और कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है? बहुत सारी हैं, एक लिस्ट है मेरे पास। जैसे PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को 60 साल के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। ये स्वैच्छिक है, मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सरकार भी उतना ही मिलाती है। व्यापारियों के लिए भी कुछ है? हाँ, NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, इसमें भी 3,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। लाभार्थी दुकानदार या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो। इसमें भी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी और मैचिंग है। बीमा योजनाएं भी है शायद? बिल्कुल, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है, सिर्फ 436 रुपये सालाना प्रीमियम पर। 18 से 50 साल के लोग इसे ले सकते हैं। और दुर्घटना बीमा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए सालाना है। आयु सीमा 18 से 70 साल। पेंशन की और कोई योजना? अटल पेंशन योजना है। इसमें योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 तक मासिक पेंशन मिलती है। 18 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS तो है ही। इसमें गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम या 15 किलोग्राम अनाज मिलता है। और वन नेशन वन रेशन कार्ड ONRC से अब कहीं भी राशन लेना मुमकिन हो गया है। आवास योजना? PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 1.2 लाख या 1.3 लाख रुपए की सहायता मिलती है, लाभार्थी के मानदंडों के आधार पर। सामाजिक सहायता के लिए? NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिलती है। राज्य सरकार के योगदान को मिलाकर 1,000 से 3,000 तक मिल जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY। इसमें गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। बुनकरों के लिए भी कुछ खास है? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स। इसमें 15,000 रुपए का स्वास्थ्य पैकेज मिलता है। शर्त यह है कि लाभार्थी की कम से कम 50% आय बुनाई से होनी चाहिए। किसानों के लिए पेंशन? PM किसान मनधन योजना। इसमें छोटे और सीमांत किसानों, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है वो इसके पात्र हैं। और मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए? मैनुअल स्कैवेंजर्स रिहेबिलिटेशन, उसके लिए NSKFDC यानी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। इसमें वित्तीय सहायता, 40,000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता OTCA और कौशल प्रशिक्षण स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये फैमिली ID वाला कॉन्सेप्ट इन सब योजनाओं को जोड़ने में मदद करेगा? एग्जैक्टली। ये फैमिली ID इन सभी योजनाओं के फ्रैगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अलग अलग चलने वाली व्यवस्था से हटकर एक इंटीग्रेटेड फैमिली सेंट्रिक अप्रोच की तरफ एक बड़ा कदम है। इससे ज्यादा एफिशिएंट और इक्विटेबल सोशल जस्टिस यानी कुशल और न्याय संगत सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। चलिए अब अर्थव्यवस्था और विकास, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारत का इकोनॉमिक आउटलुक 2025-26 कैसा दिख रहा है? अनुमान तो काफी पॉजिटिव हैं। IMF का प्रोजेक्शन है कि 2025 में भारत 6.2% और 2026 में 6.3% की दर से ग्रो करेगा। मतलब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बाकी दुनिया के मुकाबले कैसा है ये? काफी बेहतर। ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 2.8% से 3.0% के बीच है। चीन का अनुमान 4.0% है, अमेरिका का 1.8%। तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा है। RBI का अपना अनुमान भी 2025-26 के लिए 6.5% रियल GDP ग्रोथ का है। इस ग्रोथ के पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? मतलब क्या चीजें से चला रही हैं? ग्रामीण इलाकों में महंगाई, इन्फ्लेशन कम हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काबू में हैं, और निजी खपत, प्राइवेट कंजम्पशन भी मजबूत है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी, चैलेंजेस। हाँ बिल्कुल। एक अजीब सी बात यह है कि GDP ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार की इक्विटी मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, जनवरी से अगस्त तक MSCI इंडिया इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा, -0.03%,
जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 18.9% और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 13.6% बढ़ा। इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं ऊंचे मूल्यांकन, स्ट्रेच वैल्यूएशंस, टैरिफ को लेकर चिंताएं, FPI आउटफ्लोज यानी विदेशी निवेशकों पर पैसा निकालना और एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में कुछ दिक्कतें। और कोई जोखिम, अदर रिस्क्स? जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मतलब वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल, ट्रेड वॉर्स, विदेशी निवेश पर संभावित प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, रुपए का मजबूत होना जिससे एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है, टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी और हाई कॉस्ट्स, ये सब जोखिम बने हुए हैं। तो इसका नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या मतलब है? ये एक पैराडॉक्स है। अच्छी GDP ग्रोथ और नेगेटिव या फ्लैट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स शायद नीति निर्माताओं को इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को डी रिस्क करने पर, मतलब जोखिम कम करने पर और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात हमने की थी, PM ने भी लाल किले से घोषणा की थी। हाँ, 15 अगस्त 2025 को लाल किले से PM ने कहा था कि साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ सकती है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा कदम है। अभी क्या स्थिति है, कितना निवेश हुआ है? फिलहाल 6 इकाइयां 6 यूनिट्स चालू हो चुकी हैं। हाल ही में 4 और नई इकाइयों को मंजूरी मिली है। इनमें करीब 4,994 करोड़ का निवेश होगा। ये इकाइयां उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में लगेंगी। इन नई परियोजनाओं, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ और बता सकते हैं? हाँ, एक है 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक। ये 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट लगा रही है, जिसकी सालाना क्षमता 5 करोड़ यूनिट होगी। इसे इंटेल, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों का समर्थन है। और भुवनेश्वर में सिसम भारत की पहली कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड SiC फैब्रिकेशन यूनिट लगा रही है। क्षमता होगी 9.6 करोड़ चिप्स सालाना। आंध्र प्रदेश में एडवांस्ड सिस्टम एंड पैकेज टेक्नोलॉजीज एक चिप पैकेजिंग प्लांट लगा रही है, जिसकी क्षमता भी 9.6 करोड़ यूनिट सालाना होगी। पंजाब में CDIL का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 15.8 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष होगी। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स की भी बात थी। हाँ, 2025 में ही नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स का उद्घाटन हुआ है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। PM ने कहा था कि भारत 50 साल पहले चूक गया था इस मामले में। हाँ, उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे 50 साल पहले ये विचार आया था, लेकिन भारत पिछड़ गया। इसीलिए अब मिशन मोड में काम हो रहा है। मार्केट साइज का अनुमान है कि 2024-25 में जो 45-50 बिलियन है, वो 2030 तक 100-110 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये मिशन मोड एक तरह से पिछली गलतियों का सुधार है। बिल्कुल। ये पिछली निष्क्रियता, पास्ट स्टैग्नेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए उठाया गया कदम है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए तो जरूरी है ही, इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। चलिए अब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन पर आते हैं। भारत के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं? भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना। और अच्छी खबर यह है कि भारत ने 2025 में ही अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% क्लीन एनर्जी सोर्सेज से हासिल कर लिया है, लक्ष्य से 5 साल पहले। वाओ, कुल क्षमता कितनी हो गई है? 12 अगस्त 2025 तक परमाणु ऊर्जा को छोड़कर कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 234.24 गीगावाट पहुंच गई है। सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 में ही 29.52 गीगावाट जोड़ा गया है। 2014 से तुलना करें तो ये बहुत बड़ी छलांग है। इसमें सोलर एनर्जी का कितना हिस्सा है? सोलर एनर्जी सबसे आगे हैं, 116.24 गीगावाट, जो कुल RE का लगभग 48% है। 2014 में ये सिर्फ 2.82 गीगावाट था। 100 गीगावाट का आंकड़ा पार हो चुका है। और विंड एनर्जी? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी 51.67 गीगावाट है। 2014 में ये 21.04 गीगावाट थी। इसके अलावा बायो पावर 11.59 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो 49.62 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 5.10 गीगावाट भी हैं। न्यूक्लियर पावर अभी 8.78 गीगावाट है, लेकिन 2047 तक इसे 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार ने इसे बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी मेजर्स लिए हैं? कई कदम उठाए गए हैं, जैसे हर साल 50 गीगावाट की सेंट्रल RE बिड ट्रैजेक्टरी जारी करना, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS चार्जेस में छूट देना। हालांकि ये छूट जून 2025 में खत्म हो रही है, जिसको लेकर चिंताएं हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO से रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन RCO की तरफ शिफ्ट करना, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लाना और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM शुरू करना।
और प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स? दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसका कुल आउटले 75,021 करोड़ रुपए है। लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। अगस्त 2025 तक करीब 58.81 लाख आवेदन आ चुके हैं, 17.24 लाख लाभार्थी अप्रूव हो चुके हैं और 9,841 करोड़ की सब्सिडी जारी हो चुकी है। इसी के तहत मॉडल सोलर विलेज गाइडलाइंस भी अगस्त 2024 में आई थी। और दूसरी है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका लक्ष्य है कृषि क्षेत्र का सौरीकरण, सोलराइजिंग एग्रीकल्चर। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के तहत काफ़ी प्रगति हुई है, जैसे 640 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, 8,50,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगे हैं। इससे CO2 उत्सर्जन में भी कमी आई है, करीब 6.6 मिलियन टन। 31 जुलाई 2025 तक। सब अच्छा ही अच्छा है या कुछ चुनौतियां और विरोधाभास भी हैं, चैलेंजेस एंड पैराडॉक्सेस? चुनौतियां तो हैं। जैसा मैंने बताया, ISTS चार्ज एग्जेम्पशन जून 2025 में खत्म हो रहा है। उसका असर देखना होगा। पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स PSA साइन होने में देरी हो रही है। करीब 10 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है। और वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी vs जनरेशन वाला पॉइंट? हाँ, वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। स्थापित क्षमता में नॉन फॉसिल हिस्सा करीब 45% पहुंच गया है, लेकिन एक्चुअल जनरेशन में उनका हिस्सा अभी भी सिर्फ 23% के आसपास है। ये दिखाता है कि ग्रिड इंटीग्रेशन और इंटरमिटेंसी, मतलब सूरज या हवा ना होने पर बिजली ना बनना, बड़ी चुनौतियां हैं। कोयले पर निर्भरता का क्या? वो भी एक विरोधाभास है। एक तरफ आरई के इतने बड़े लक्ष्य हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 2030 से पहले कोई कोयला प्लांट बंद नहीं होगा, बल्कि नई कैपेसिटी जोड़ी भी जा सकती है, क्योंकि बिजली की मांग, सर्जिंग डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और आरई अकेले उसे पूरा नहीं कर पा रही। तो ये एक पॉलिसी डिलेमा है। बिल्कुल। नेट जीरो लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाना काफी नहीं है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, स्टोरेज सॉल्यूशंस और फॉसिल फ्यूल फेज डाउन की एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पर इंडियन ऑयल और एयर इंडिया के बीच कुछ समझौता हुआ है। हाँ, 19 अगस्त 2025 को इंडियन ऑयल और एयर इंडिया के बीच SAF सप्लाई के लिए एक MOU साइन हुआ है। एविएशन सेक्टर उन सेक्टर्स में आता है जहां डीकार्बनाइजेशन मुश्किल है, जिसे हार्ड टू अवेट कहते हैं। तो ये MOU उस दिशा में कदम है। इंडियन ऑयल ने इसमें कुछ खास अचीवमेंट हासिल की है? हाँ, इंडियन ऑयल पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसे अपनी पानीपत रिफाइनरी में SAF प्रोडक्शन के लिए ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन मिला है। कोर्सिया का मतलब है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये ICO की योजना है। ये सर्टिफिकेशन दिखाता है कि इंडियन ऑयल का SAF अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। और एयर इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है? एयर इंडिया IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेट जीरो बाय 2050 टारगेट के तहत अपनी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव चला रही है। इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी और SAF अडॉप्शन पर फोकस है। तो इस कोलैबोरेशन का महत्व क्या है? ये दिखाता है कि भारत के क्लाइमेट एम्बिशंस अब इंडस्ट्री लेवल पर प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिसी डिक्लेरेशन से आगे बढ़कर टैंजिबल इम्प्लीमेंटेशन का उदाहरण है, वो भी एक मुश्किल सेक्टर में। इसका लक्ष्य कोर्सिया लक्ष्यों को पूरा करना और उनसे आगे जाना है और एक रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल फ्यूल सप्लाई चेन बनाना है। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेगुलेशन को लेकर भारत की क्या स्ट्रैटेजी है? भारत AI को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपना रहा है, जिसमें इनोवेशन और एथिकल कंसिडरेशंस, गवर्नेंस के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। लक्ष्य है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, इंडिया सेंट्रिक चैलेंजेस का हल निकालना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना और AI में ग्लोबल लीडर बनना। इसके लिए इंडिया AI मिशन शुरू किया गया था, है ना? हाँ, मार्च 2024 में इंडिया AI मिशन लॉन्च हुआ था। इसके 7 स्तंभ, 7 पिलर्स हैं। पहला, इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी, देश में AI के लिए कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना। दूसरा, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर IIC, R&D और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, AI डेवलपमेंट के लिए जरूरी डेटा सेट्स उपलब्ध कराना। और बाकी 4। चौथा, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, पब्लिक सेक्टर में AI एप्लीकेशंस बनाना। पांचवा, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, AI के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। छठा, फाइनेंसिंग फॉर AI स्टार्टअप्स, AI स्टार्टअप्स को फंडिंग में मदद करना। और सातवां, सेफ एंड ट्रस्टेड AI के नैतिक और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए फ्रेमवर्क बनाना। इस मिशन के तहत अभी क्या चल रहा है? करंट एक्टिविटीज। MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
अपने AIRAWT सुपर कंप्यूटर पर ओपन सोर्स AI मॉडल जैसे लामा को होस्ट कर रहा है। साथ ही भारत के अपने इंडिजिनस AI मॉडल्स बनाने के लिए जनवरी 2025 में कॉल फॉर प्रपोजल्स भी जारी किया गया था। आरबीआई ने भी तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कुछ फ्रेमवर्क निकाला है। हाँ बिल्कुल। 13 अगस्त 2025 को आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के लिए फ्री AI फ्रेमवर्क लॉन्च किया। फ्री आई का मतलब है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI अडॉप्शन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? इसके 7 सूत्र 7 सूत्रास हैं। पहला, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, भरोसा नींव है। दूसरा, पीपल फर्स्ट, लोग पहले। तीसरा, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, रोक के बजाय नवाचार। चौथा, फेयरनेस एंड इक्विटी, निष्पक्षता और समानता। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। छठा, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, डिजाइन से ही समझने योग्य। और सातवां, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता। और इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं? इसमें 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स के तहत 26 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जैसे शेयर्ड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, AI इनोवेशन सैंडबॉक्स स्थापित करना और भारत के अपने फाइनेंशियल सेक्टर स्पेसिफिक AI मॉडल्स डेवलप करना। इसमें एक टॉलरेंट सुपरवाइजरी स्टैंड्स की भी बात है। हाँ, आरबीआई पैनल ने सुझाव दिया है कि पहली बार होने वाली गलतियों, फर्स्ट टाइम एरर्स के प्रति थोड़ा सहिष्णु रवैया अपनाया जाए ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले। ये काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। एआई को लेकर कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क क्या है भारत में? कोई एक डेडिकेटेड AI लॉ तो नहीं है अभी, लेकिन मौजूदा कानून काफी हद तक AI से जुड़े इश्यूज को कवर करते हैं। जैसे IT एक्ट 2000 की धारा 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 66E प्राइवेसी वायलेशन, 67A 67B ऑब्सीन मटेरियल। ये मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स जैसे मुद्दों से डील कर सकती हैं। नया भारतीय न्याय संहिता 2023। हाँ, BNS 2023 की धारा 111 संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसमें साइबर क्राइम्स भी शामिल हैं, उससे निपटती है। इसके अलावा धारा 318, 319 अपहरण, 353 धोखाधड़ी, 356 जालसाजी भी रिलेवेंट हो सकती हैं। और डेटा प्राइवेसी? उसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है। ये डेटा फिड्यूशरीज की जिम्मेदारियों और डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों की रक्षा करता है, जो AI सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। IT रूल्स 2021 भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाके ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लग रहा है। बिल्कुल, नेशनल मिशन, सेक्टर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जैसे आरबीआई का और मौजूदा लीगल स्ट्रक्चर, ये भारत की इवॉल्विंग रेगुलेटरी फिलॉसफी को दिखाता है। एक होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका लक्ष्य इनोवेशन को इनेबल करना और रिस्क से बचाना है। इंडिजिनस गवर्नेंस टूल्स और ओपन सोर्स AI मॉडल्स पर जोर देना दिखाता है कि भारत सॉवरेन कैपेबिलिटीज और इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाना चाहता है। भारत खुद को रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट में एक थॉट लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन पर। ISRO तो कमाल कर रहा है। निसार मिशन का क्या हुआ? हाँ, NISR नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सफलतापूर्वक 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया। ये ISRO और नासा का जॉइंट मिशन है। इसका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव्स? इसका मुख्य काम है पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना, खासतौर पर भूमि और बर्फ में होने वाले बदलाव, लैंड इन आइस डिफॉर्मेशन, जमीनी पारिस्थितिकी तंत्र, लैंड इकोसिस्टम्स और समुद्री क्षेत्रों, ओशियानिक रीजन्स का। इसकी खासियत है कि यह हर मौसम में दिन और रात हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है। यह क्लाइमेट साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और स्पेडेक्स, वो क्या था? स्पेडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एंड सर्विसिंग एक्सपेरिमेंट। ये ISRO की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 16 जनवरी 2025 को ISRO ने सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट लियो में 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग की। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। चौथा देश? वाओ, कैसे किया ये? इसमें 2 छोटे सैटेलाइट 20-20 किलो के लॉन्च किए गए। फिर उन्हें ऑर्बिट में कंट्रोल करके पहले 11-12 किलोमीटर दूर ले जाया गया और फिर धीरे धीरे पास लाकर उन्हें आपस में जोड़ा गया, यानी डॉक किया गया। ये बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल वाला काम था। इससे क्या क्षमताएं डेमोन्स्ट्रेट हुई? इससे ISRO ने डॉकिंग, अनडॉकिंग, रीफ्यूलिंग यानी सैटेलाइट से दूसरे में ईंधन भरना और पेलोड ट्रांसफर जैसी क्षमताएं हासिल कर ली हैं। ये भविष्य में भारत के अपने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बेहद जरूरी तकनीक है। स्पेस स्टेशन की बात चल रही है क्या? हाँ, स्पेडेक्स की एक्सपेरिमेंट्स मार्च 2025 से चल रहे हैं। सरकार ने 5 मॉड्यूल वाले स्पेस स्टेशन को मंजूरी दे दी है, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च करने की योजना है। इनक्रेडिबल। और गगनयान प्रोग्राम का क्या स्टेटस है? गगनयान प्रोग्राम का लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स
जिन्हें व्योमनॉट्स कहा जा रहा है, उन्हें LEO में भेजना। ये भारत के अपने स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, जो 2035 तक बनाने का लक्ष्य है और 2040 तक चांद पर मानव युक्त लैंडिंग, क्रूड लूनर लैंडिंग की नींव रखेगा। ये सब भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। इसमें प्रगति कैसी है? प्रोग्रेस काफी अच्छी। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLVM-3 का डेवलपमेंट और टेस्टिंग पूरा हो चुका है। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम्स का विकास और परीक्षण भी हो गया है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी, गगनयान कंट्रोल सेंटर और क्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी भी स्थापित हो चुके हैं। टेस्ट फ्लाइट्स कब होंगी? पहली टेस्ट फ्लाइट TVD-1 क्रू एस्केप सिस्टम वैलिडेशन सफल रही थी। दूसरी TVD-2 2025 की तीसरी तिमाही Q3 2025 में होनी है। पहली मानव रहित कक्षीय उड़ान अनक्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट G1 2025 की चौथी तिमाही Q4 2025 में जपलांड है। फिर G2 और G3 2026 में होंगी और पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2027 की पहली तिमाही Q1 2027 में लक्षित है। एक्सियम 4 मिशन का भी जिक्र था। हाँ, एक्सियम 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था। इसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय, पर पहले जो ISS गए। उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने 18 दिन के प्रवास के दौरान कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे माइक्रोग्रेविटी में योगा और मेडिटेशन का असर, भारतीय खाद्य पदार्थों का शेल्फ लाइफ टेस्ट, माइक्रोग्रेविटी में तरल पदार्थों का व्यवहार, रेडिएशन एक्सपोजर मॉनिटरिंग और पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन। ये सब टेबल 5 में लिस्टेड है। ISRO नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स NGLV पर भी काम कर रहा है। हाँ, NGLV की खासियत होगी कि इसका पहला चरण फर्स्ट स्टेज रिकवर करके रीयूज किया जा सकेगा, जैसे SpaceX के रॉकेट करते हैं। इसकी क्षमता LEO तक 30,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने की होगी। ये SLV-3 से 1000 गुना ज्यादा है। यह भारत की हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। और कोई अचीवमेंट्स? आदित्य L1 मिशन का SUIT पेलोड सोलर अल्ट्रा वॉलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने फरवरी 2025 में एक शक्तिशाली सौर फ्लेयर के कर्नल का अभूतपूर्व दृश्य कैप्चर किया। नाविक भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम उसमें 7 अगस्त 2025 तक 11 उपग्रह कक्षा में थे। NVS 03, 04 और 05 को 2025 के अंत तक और उसके बाद लॉन्च करने की योजना है। सरकार की नीतियां भी सपोर्टिव है। हाँ, स्पेस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। इससे भारत में 328 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स उभर कर आए हैं। तो कुल मिलाकर ISRO का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है? देखिए, NISR और एक्सियम 4 जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और स्पेडएक्स, गगनयान, NGLV जैसे इंडिजिनस एफर्ट्स का ये मिश्रण एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पेस स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। यह सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज जैसे डॉकिंग, रीयूजेबिलिटी में महारत हासिल करना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बनाना और लॉन्ग टर्म गोल्स, स्पेस स्टेशन, लूनर लैंडिंग तय करना है। ये भारत को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च प्रोवाइडर से एक कॉम्प्रहेंसिव स्पेस पावर बनने की दिशा में ले जा रहा है। इसके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस में भारत की भूमिका के लिए गहरे निहितार्थ हैं। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। 2025 में भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या दिख रही हैं? भारत की विदेश नीति के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: राष्ट्रीय हितों, नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना, घरेलू विकास, डोमेस्टिक डेवलपमेंट को समर्थन देना, वैश्विक मंचों, ग्लोबल फोरम्स पर भारत की आवाज बुलंद करना और भारतीय डायस्पोरा का लाभ उठाना। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत वही हैं: पंचशील, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल शिफ्ट्स एंड चैलेंजेस। बिल्कुल, पावर बैलेंस अटलांटिक से प्रशांत की ओर शिफ्ट हो रहा है। एशियाई शक्तियों का उदय हो रहा है। डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं। सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्ष, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे भारत को निपटना है। मेजर पावर्स के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? बायलैटरल एंगेजमेंट्स, अमेरिका के साथ,
अमेरिका के साथ ट्रेड फ्रिक्शंस तो हैं, लेकिन क्वाड को मजबूत करने और रिश्ते घनिष्ठ रखने की कोशिश जारी है। ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप 2025 में भारत आ सकते हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कॉपरेशन पर फोकस बना हुआ है। और चीन? उसके साथ तो तनाव रहता है। चीन के साथ रीसेट की कोशिशें दिख रही हैं। पर्सिस्टेंट डिप्लोमेसी और फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जा रही है। हाल में हाई लेवल टॉक्स हुई हैं और विदेश सचिव स्तर की बैठकें भी होने वाली हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि स्थिर संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है और एक फेयर एंड एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन निकलना चाहिए। चीन ने भी कुछ जरूरी चीजों जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, दुर्लभ पृथ्वी, रेयर अर्थ्स और टनल बोरिंग मशीन टीबीएम्स की सप्लाई का आश्वासन दिया है। रूस के साथ? रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी 19 से 21 अगस्त तक रूस में ही हैं। IRIGCTC, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन की 26वीं बैठक के लिए रक्षा और ऊर्जा साझेदारी मजबूत रखने की कमिटमेंट है। ये यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की संभावित भारत यात्रा का संकेत भी हो सकती है। और पड़ोसियों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान के साथ संबंधों में विस्तार की संभावना है। नेपाल के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख साफ है। जब तक सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करने की गारंटी नहीं मिलती, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। मल्टीलैटरल अरीना में भारत क्या कर रहा है? भारत ग्लोबल साउथ के एजेंडे और नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा है। चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट आयोजित करने की कोशिश है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया जा रहा है। ब्रिक्स, G7, SCO जैसे संगठनों पर फोकस है और G20 के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर काम करने की उत्सुकता है। तो ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? एनालिसिस। भारत की विदेश नीति एक मल्टीवेक्टर अप्रोच है। एक तरफ रूस के साथ विशेष साझेदारी, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ क्वाड को मजबूत करना और साथ ही चीन के साथ रीसेट की कोशिश। ये दिखाता है कि भारत पारंपरिक गठबंधनों, ट्रेडिशनल अलाइनमेंट्स से हटकर सोच रहा है। कंपीटिंग ग्लोबल पावर्स के साथ एंगेज करना, नेबरहुड फर्स्ट पर जोर देना और ग्लोबल साउथ का नेता बनना, ये सब भारत की कोशिश है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और डेवलपमेंटल गोल्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। BRS समिट 2025 का जिक्र हुआ, उसके बारे में कुछ और बताएं? हाँ, 17वां ब्रिक्स समिट 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसकी मुख्य बातें क्या रहीं? रियो डिक्लेरेशन में मल्टीलैटरलिज्म के प्रति समर्पण और एक फेयरर ग्लोबल सिस्टम बनाने की बात कही गई। खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों, विशेषकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा आवाज और भागीदारी देने का आह्वान किया गया। IMF, WTO, UN जैसे संस्थानों में सुधार और बेहतर इंक्लूजन पर जोर दिया गया। भारत का क्या रोल रहा इसमें? पीएम मोदी ने रेजिलियंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया। भारत ने इसे अपनी 2023 की G20 अध्यक्षता से जोड़ा, जहां ग्लोबल साउथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस था। AI पर एथिकल और इंक्लूसिव अप्रोच की बात की। ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी 2025 की प्रगति की समीक्षा हुई और 2030 की स्ट्रैटेजी का स्वागत किया गया। भारत ने लोकल करेंसी ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाले मैकेनिज्म्स का समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि इससे डोमिनेंट करेंसीज को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा ब्रिक्स मल्टीलैटरल गारंटी मैकेनिज्म BMG के लॉन्च का भी समर्थन किया। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे कुछ हुआ? हाँ, ब्राजील में होने वाली COP30 का समर्थन किया गया और भारत ने 2028 में COP33 की मेजबानी के लिए जो बोली लगाई है, उसका सभी ब्रिक्स देशों ने पूरा समर्थन किया। ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए मजबूत प्रयासों का आह्वान किया गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में? युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, विकलांग व्यक्तियों का समावेश और शहरीकरण और प्रवासन के इफेक्टिव मैनेजमेंट पर जोर दिया गया। भारत अगला ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा? हाँ, 2026 में 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए विजन थीम भी बताया है, सहयोग और सुरक्षा के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। भारत के एजेंडे में क्लाइमेट जस्टिस, क्लीन एनर्जी, हेल्थ सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रेस्पॉन्सिबल AI रेगुलेशन
और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तो G20 और ब्रिक्स दोनों में ग्लोबल साउथ पे इतना जोर क्यों? एनालिसिस। G20 और ब्रिक्स एजेंडा में ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन पर लगातार जोर देना और ये तथ्य कि 2025 तक G20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ देशों ब्राजील फिर दक्षिण अफ्रीका के पास है, ये दिखाता है कि ये देश ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस के लिए एक डेलिब्रेट और कोऑर्डिनेटेड पुश कर रहे हैं। रियो डिक्लेरेशन का IMF, WTO, UN में ज्यादा आवाज का आह्वान मौजूदा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से उनकी डिससैटिस्फैक्शन को उजागर करता है। करेंसी पर भारत का प्रैग्मेटिक रुख और क्लाइमेट फाइनेंस पर फोकस दिखाता है कि ये देश ग्लोबल नॉर्म्स को रीशेप करने और ज्यादा इक्विटेबल फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब SCO समिट 2025 की बात करते हैं। ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत की मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये प्रमुख यूरेशियन पावर्स खासकर चीन और रूस के साथ बातचीत का एक मंच प्रदान करता है। अगला समिट कहाँ है? 2025 का समिट चीन के टियानजिन शहर में होना है। PM मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्या इस समिट के दौरान PM मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन से अलग से मुलाकात हो सकती है, बायलैटरल मीटिंग्स? हाँ, ऐसी पूरी संभावना है कि समिट के साइडलाइंस पर ये बैठकें हों। चीन के साथ क्या बात हो सकती है? उम्मीद है कि ये बातचीत हाल के स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स पर बिल्ड करेगी। PM मोदी का जोर सीमा पर शांति बनाए रखने और बॉर्डर क्वेश्चन का उचित समाधान निकालने पर रहेगा। चीन ने जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का आश्वासन दिया है, उस पर भी बात हो सकती है। और रूस के साथ? रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी है। जैसा हमने पहले बात की, EAM जयशंकर की हाल की रूस यात्रा और IRIGC TEC बैठक इसी को दर्शाती है। ये मुलाकात पुतिन की संभावित भारत यात्रा का रास्ता भी साफ कर सकती है। तो SCO में भारत की भागीदारी का क्या मतलब है, खासकर जब चीन से तनाव है और पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ रही है? एनालिसिस। यही तो मल्टी अलाइनमेंट है। तनाव और बढ़ती पश्चिमी साझेदारी के बावजूद SCO में भारत की एक्टिव पार्टिसिपेशन उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है। SCO भारत को यूरेशियन पावर्स के साथ रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर संवाद का एक जरूरी प्लेटफॉर्म देता है, जो उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को बैलेंस करता है। SCO इनवाइट स्वीकार करना और बायलैटरल टॉक्स की प्लानिंग दिखाता है कि भारत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना रहा है। अब आते हैं इंडिया US ट्रेड रिलेशंस पर। यहाँ क्या चल रहा है? स्थिति थोड़ी जटिल है। व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन टैरिफ्स और रुकी हुई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA वार्ता के कारण कुछ तनाव भी है। टैरिफ्स का क्या मामला है? अमेरिका ने भारत के लगभग $48.2 बिलियन के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हुए हैं, कुछ पर तो 50% तक। जवाब में भारत ने भी 7 अगस्त 2025 से कुछ अमेरिकी सामानों पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। और खबरें हैं कि 27 अगस्त से कुछ और भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% एड वलोरम ड्यूटी लग सकती है। कहा जा रहा है कि ये रूस से तेल या सैन्य उपकरण खरीदने से जुड़ा हो सकता है। भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार का कहना है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगी, किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों का कल्याण देखेगी और निर्यात प्रोत्साहन व विविधीकरण के जरिए इन टैरिफ्स के असर को कम करने की कोशिश करेगी। व्यापार के आंकड़े कैसे हैं? बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम? वो पॉजिटिव हैं। इस वित्त वर्ष FY25 के पहले 4 महीनों अप्रैल-जुलाई में अमेरिका को भारत का निर्यात 21.4% बढ़कर $33.53 बिलियन हो गया और अमेरिका से आयात 12.33% बढ़कर $17.41 बिलियन रहा। अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, $12.56 बिलियन का ट्रेड सरप्लस अप्रैल-जुलाई FY25 में। तो BTA नेगोशिएशंस का क्या हुआ? उसके 5 दौर तो हो चुके थे, लेकिन छठा दौर जो 25 अगस्त से होना था, वो अमेरिकी टीम ने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? दिक्कत कहाँ आ रही है? की पॉइंट ऑफ कंटेंशन? मुख्य मुद्दा है एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में अमेरिका द्वारा ज्यादा मार्केट एक्सेस की मांग। भारत का रुख कड़ा है, फर्म स्टैंस है कि वो ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकता जिनसे छोटे और सीमांत किसानों और पशुपालकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो लक्ष्य क्या है BTA का? लक्ष्य था कि BTA का पहला चरण 2025 के अंत तक फाइनलाइज हो जाए और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके $500 बिलियन तक ले जाना। अभी ये 191 बिलियन के आसपास है। और कोई मुद्दे हैं इंडिया US ट्रेड में?
अदर इश्यूज, हाँ, अमेरिका कई भारतीय निर्यातों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाता रहता है, जैसे मेलामाइन, सेरामिक टाइल्स वगैरह पर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA और ग्लोबल मिनिमम टैक्स रूल्स को लेकर भी बातचीत चल रही है। तो इस सब का विश्लेषण क्या कहता है, एनालिसिस? ये दिखाता है कि भले ही ओवरऑल ट्रेड बढ़ रहा हो, लेकिन ट्रेड फ्रिक्शंस बढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगना, BTA टॉक्स का रुकना, ये शायद अमेरिका की तरफ से ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज की ओर शिफ्ट और भारत का अपने सेंसिटिव डोमेस्टिक सेक्टर्स, खासकर एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने का दृढ़ निश्चय दिखाता है, भले ही इसके लिए एक बड़े ट्रेड डील में देरी क्यों ना हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज का ये डायनामिक इंटरप्ले भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी को समझने के लिए की है। चलिए, अब एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। भारत की क्लाइमेट एक्शन योजना कैसी चल रही है? NDCs और एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स। भारत के 2030 के लिए 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिन्हें नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs कहते हैं। पहला, अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% कम करना। और दूसरा, अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल करना। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम 45% के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन एक्चुअल जनरेशन अभी 23% के आसपास है। तीसरा है अतिरिक्त पेड़ लगाकर एडिशनल ट्री कवर, कार्बन सोखने की क्षमता कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट तक बढ़ाना। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ये लक्ष्य कितने महत्वाकांक्षी हैं? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के मौजूदा NDCs मिलकर भी तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी के लक्ष्यों से सिर्फ 5% कमी होगी, जबकि जरूरत 43% कमी की है। भारत लगातार कह रहा है कि विकसित देशों को ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपनाने चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस का क्या मुद्दा है? क्लाइमेट फाइनेंस विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी है। भारत में इसमें कुछ वृद्धि हुई है, $20 बिलियन से $22.5 बिलियन तक। भारत लो कॉस्ट फाइनेंस और ब्लेंडेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें प्राइवेट कैपिटल, लो कॉस्ट डेट, फिलैंथ्रोपिक फंड्स और ग्रांट शामिल हों, के महत्व पर जोर दे रहा है, खासकर एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी पर भी फोकस है। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी को रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कम करने और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खोलने की स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR नियमों को लागू किया जा रहा है प्लास्टिक, ई-वेस्ट, बैटरीज, टायर्स, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। इससे कुशल रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा, वर्जिन रिसोर्सेज पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को नुकसान कम होगा और एक नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA चल रहा है, जिसके तहत वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, खेत जल प्रबंधन, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। एक और कार्यक्रम है रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम REPRID, जिसका मकसद किसानों का लचीलापन बढ़ाना है। इसके तहत 100 से ज्यादा हाई यील्ड, क्लाइमेट रेजिलियंट, बायोफोर्टिफाइड फसल किस्में जारी की गई हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में भी क्लाइमेट एजेंडा को आगे बढ़ाया था। हाँ, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट पर काफी जोर दिया। G20 सदस्यों ने 2030 तक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को तिगुना करने पर सहमति जताई, जिसका भारत ने पुरजोर समर्थन किया था। तो भारत की क्लाइमेट एक्शन स्ट्रैटेजी का विश्लेषण क्या कहता है? एनालिसिस। भारत की प्रतिबद्धताएं एम्बिशियस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज है, जैसा कि RE कैपेसिटी और जनरेशन गैप में दिखता है। एनहांस क्लाइमेट फाइनेंस पर फोकस और G20 में इसकी एडवोकेसी दिखाती है कि विकासशील दुनिया विकसित देशों से ज्यादा समर्थन चाहती है। EPR और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे कार्यक्रम दिखाते हैं कि भारत सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन ही नहीं, बल्कि होलिस्टिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के प्रति भी कमिटेड है। ये व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें लाइफ मूवमेंट शामिल है, भारत के ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कोर्स को इक्विटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स पर फोकस करने के प्रयास को दर्शाता है। एनवायरमेंटल पॉलिसी में और क्या अपडेट्स हैं? कुछ जुडिशियल इंटरवेंशंस और नए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात थी। हाँ, अप्रैल 2025 में पर्यावरण कानून और नीति में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए। इसमें अदालतों का सक्रिय हस्तक्षेप, प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशंस और नए नियामक ढांचे, न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दोनों शामिल हैं।
जुडिशियल इंटरवेंशंस क्या थे? सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कंचागच्ची बोली जंगल पे पेड़ काटने पर रोक लगा दी। साथ ही तमिलनाडु के अगस्त्यम मलाई लैंडस्केप में वन और वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी को निर्देश दिया। सीईसी को कहा गया है कि वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, टाइगर हैबिटेट्स और एलिफेंट कॉरिडोर्स की बहाली के उपाय सुझाएं। ये दिखाता है कि न्यायपालिका तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है और एनवायरमेंटल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है। और मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिमी घाटों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक 28 तरह की प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सर्कुलर इकोनॉमी स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाएं। रेगुलेटरी अपडेट्स क्या है? एनवायरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 को 4 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये 2016 के नियमों की जगह लेंगे। इनका मकसद सीएनडी वेस्ट के खतरे को एड्रेस करना, नियमों को सख्त बनाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है। इसमें खास बात यह है कि सीएनडी वेस्ट के लिए भी ईपीआर टारगेट्स लाए गए हैं। ईपीआर व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जहां प्रोड्यूसर्स, वेस्ट फैसिलिटीज, रिसाइकलर्स, कलेक्शन पॉइंट्स का रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग होगी। और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को लेकर? हाँ, ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 जारी किए गए हैं। ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 CCTS को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हैं। इसमें एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, उनके लिए GHG एमिशंस कम करने के लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। ये CCTS के लिए एक कंप्लायंस मैकेनिज्म स्थापित करने की कोशिश है, जिसमें 2023-24 के बेसलाइन एमिशंस होंगे और 2025-26 व 2026-27 के लिए ग्रेजुअल रिडक्शन टारगेट्स होंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी कुछ है? हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने 12 अप्रैल 2025 को कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज के लिए नई गाइडलाइंस प्रकाशित की हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एनालिसिस, नए पर्यावरण नियम और सक्रिय न्यायिक हस्तक्षेप दोनों मिलकर दिखाते हैं कि भारत का एनवायरमेंटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क मजबूत और मैच्योर हो रहा है। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की तरफ इशारा करता है, जहां जुडिशरी एक क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है। नए CND वेस्ट रूल्स EPR के साथ और ड्राफ्ट GHG इंटेंसिटी रूल्स दिखाते हैं कि रेगुलेटर्स अब अकाउंटेबिलिटी और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स जैसे CCTS पर जोर दे रहे हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट इंटरवेंशंस दिखाते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म सेंसिटिव एरियाज में इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अब सोशल इश्यूज और एजुकेशन पर आते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025, ये NEP 2020 का ही अगला कदम है। हाँ, NEP 2025 को आप NEP 2020 का एक्सटेंशन और रिफाइनमेंट कह सकते हैं। उद्देश्य वही है, शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बदलना। होलिस्टिक लर्निंग, डिजिटल इंटीग्रेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर है। लक्ष्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER हासिल करना और 2047 तक भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना। हायर एजुकेशन में GER को 2035 तक 50% करना है, जो 2024 में 32.5% था। ये सब विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ तेजी लाने के प्रयास हैं। फोकस एरियाज क्या है इस बार? मुख्य फोकस है लर्निंग गैप्स को भरना, बच्चों को फ्यूचर रेडी स्किल्स जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी सिखाना और इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करना, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए। मेजर अपडेट्स क्या हैं इसमें? कई अपडेट्स हैं स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स में। 5+3+3+4 वाली पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को अपनाने पर जोर है। स्किल डेवलपमेंट को अनिवार्य रूप से इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम का मेन कंपोनेंट होगा, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स पर जोर होगा। डुअल एजुकेशन ट्रैक्स का विकल्प भी दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में क्या बदलाव है? हायर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। 3 या 4 साल के UG प्रोग्राम्स और बीच में छोड़ने पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जैसे अर्ली एग्जिट ऑप्शंस भी होंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसी पारंपरिक स्ट्रीम्स को तोड़ा जा रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF लाया गया है, जिससे एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज के बीच क्रेडिट्स ट्रांसफर हो सकेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए CUET अनिवार्य रहेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए यह वैकल्पिक होगा।
डिजिटल लर्निंग और हाइब्रिड मॉडल पर भी जोर है। हाँ, 2025 से सभी सेकेंडरी स्कूल्स क्लास 9 to 12 में हाइब्रिड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स, लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य कर दिया गया है। टीचर्स के लिए हाइब्रिड पेडागोजी की ट्रेनिंग भी कंपलसरी होगी। दीक्षा और स्वयं प्लेटफॉर्म्स को और एक्सपैंड किया जाएगा। एआई का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग (PAL) शुरू की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पर मॉड्यूल्स भी करिकुलम में शामिल होंगे। टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में रिफॉर्म टीचर एजुकेशन और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को लगातार अपडेट रहना होगा। इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या कदम है? जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स और जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वॉशरूम्स, हॉस्टल्स अनिवार्य किए जा रहे हैं। सेफ और कॉन्फिडेंशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशन जोन्स स्थापित होंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग बढ़ाया जाएगा। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। चैलेंजेस क्या हैं इसे लागू करने में? चैलेंजेस तो हैं कॉलेजों की तैयारी, शिक्षकों की ट्रेनिंग, फंडिंग गैप, अभी भी जीडीपी का 6% खर्च नहीं हो पा रहा है शिक्षा पर, और शिक्षकों द्वारा नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाहट। ये सब मुद्दे हैं। तो एनईपी 2025 का ओवरऑल एनालिसिस क्या है? एनईपी 2025 सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम का एक फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग है। फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शंस, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग और अनिवार्य वोकेशनल ट्रेनिंग दिखाते हैं कि फोकस अब ज़्यादा अडैप्टेबल और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन पर है। अनिवार्य हाइब्रिड क्लासरूम्स और एआई एंड करिकुलम का इंटीग्रेशन दिखाता है कि डिजिटल लिटरेसी और फ्यूचर स्किल्स पर जबरदस्त पुश है। ये होलिस्टिक अप्रोच भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को एड्रेस करने का लक्ष्य रखता है। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स की। इसमें क्या चल रहा है? भारत का फोकस दोहरा है, ग्लोबल हेल्थ डिस्कशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन और साथ ही मजबूत नेशनल कैंपेन्स चलाना। इसमें ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न एडवांसमेंट्स दोनों का फायदा उठाने की कोशिश है। ग्लोबल एंगेजमेंट कैसा है? WHO का दूसरा ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होने वाला है। इसके लिए 15 अगस्त 2025 को एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इसका फोकस रहेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में साइंटिफिक इनोवेशंस, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल पर। यह WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025-2034 के इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाएगा। और देश के अंदर डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ABPM-JAY को इम्प्लीमेंट कर रही है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देख रही है। नेशनल मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल योगा डे 2025 पर PM मोदी ने प्रिवेंटिव हेल्थ पर जोर दिया। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2 अगस्त 2025 पर अंगदान अभियान को बढ़ावा दिया गया। इसका एनालिसिस क्या कहता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने पर भारत का फोकस और इस विषय पर ग्लोबल समिट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है कि भारत डाइवर्स हेल्थ केयर अप्रोचेस को स्ट्रेटेजिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये भारत की आयुष सिस्टम्स की समृद्ध विरासत के अनुरूप है। साथ ही NHA की भूमिका ABPM-JAY और NDHM में दिखाती है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेल्थ केयर के प्रति भी कमिटमेंट है। ये ड्यूअल फोकस नेशनल कैंपेन्स और योग के प्रमोशन के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी दिखाता है। तो आज हमने 20 अगस्त 2025 के लिहाज से भारत के कई पहलुओं पर बात की। कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब का? बिल्कुल, आज की घटनाएं भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाती हैं जो एक मल्टीफैसेटेड डेवलपमेंट एजेंडा पर चल रहा है। इसमें मजबूत घरेलू विकास, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक असर्टिव ग्लोबल डिप्लोमेसी के बीच स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश दिखती है। की थीम्स क्या रहे आज की चर्चा के? हमने देखा रेजिलियंस इन ग्रोथ इकोनॉमी में, हालांकि इक्विटी मार्केट की चिंताएं भी हैं। आत्मनिर्भर भारत का जोर सेमीकंडक्टर्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में साफ दिखा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन DPI और AI रेगुलेशन के जरिए हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एम्बिशियस NDCs, RE में प्रगति और चुनौतियां, SAF जैसे सेक्टर स्पेसिफिक एफर्ट्स और मैच्योरिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस नजर आई। और ग्लोबल लीडरशिप? हाँ, G20, ब्रिक्स, SCO में एक्टिव भूमिका, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। साथ ही सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में कल्याणकारी योजनाएं जैसे PMAJ और फैमिली ID, NEP 25 का ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल और पब्लिक हेल्थ में
डुअल फोकस। तो ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक अंडरलाइंग नैरेटिव है। एग्जैक्टली ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं, ये भारत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की एक कोहेरेंट कहानी बनाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट को फ्यूल कर रही है, जिसका इस्तेमाल गवर्नेंस रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एआई, डीपीआई पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहांस कर रही है। क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल स्टेज पर असर्टिव रोल एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर के प्रति कमिटमेंट दिखाते हैं। फाइनल थॉट, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल एंगेजमेंट को बैलेंस करता है, यही भारत की वर्तमान यात्रा की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक विजन, डेमोग्राफिक डिविडेंड और बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज मिलकर एक विकसित और प्रभावशाली राष्ट्र बनने की दिशा में एक दृढ़ कदम का संकेत देते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे खास सेगमेंट पर, यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर। सबसे पहले प्रीलिम्स फैक्ट। जरूर। इकोनॉमी से आईएमएफ का ग्रोथ प्रोजेक्शन याद रखें, 6.2% 2025 और 6.3% 2026। सेमीकंडक्टर मार्केट का 2030 तक का अनुमान 110 बिलियन। एनर्जी, आरई कैपेसिटी एडिशन FY25 में 29.52 गीगावाट। कुल आरई कैपेसिटी अगस्त 2025 तक 234.24 गीगावाट। पीएम सूर्यघर योजना का आउटले 75,021 करोड़। साइंस एंड टेक, NISR का लॉन्च 30 जुलाई 2025। स्पेडएक्स की सफलता, सैटेलाइट डॉकिंग 16 जनवरी 2025, भारत चौथा देश बना। इंडिया AI मिशन का लॉन्च मार्च 2024। RBI के फ्री AI फ्रेमवर्क के सूत्र 7। पॉलिटी, जन विश्वास बिल 2025 में कितने प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज हो रहे हैं? EODB के लिए 288। जज नियुक्ति से जुड़े आर्टिकल्स 124 और 217। इंटरनेशनल रिलेशंस, 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। थीम याद रखें, भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कब करेगा? 2026। EAM की रूस यात्रा अगस्त 1921 to 2025। सोशल सेक्टर, PMJY योजना में कितने गांव टारगेट हैं? 12,814। ABPMJY में कितना हेल्थ कवरेज है? 5 लाख रुपीस। NEP 2025 का स्कूली शिक्षा GR लक्ष्य 2030 तक 100%। बहुत बढ़िया। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल, Q1 राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा तय करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर सलाहकार राय के संभावित निहितार्थों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, विशेष रूप से संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के संदर्भ में। critically analyze the potential implications of the Supreme Court's advisory opinion on its power to fix timelines for assent to bills by the President and governors, particularly in the context of federalism and the separation of powers principles. Q2 भारत के स्वदेशी सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व पर चर्चा करें। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? Discuss the economic and geopolitical significance of India's push for indigenous semiconductor manufacturing. What are the key challenges in achieving this ambitious goal? Q3 भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में प्रगति और बाधाओं का मूल्यांकन करें। स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच की खाई को पाटने तथा कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है? Explain the key pillars of India's foreign policy in 2025, focusing on how it balances strategic autonomy, multilateralism, and bilateral ties with major powers. शानदार सवाल हैं ये। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी, आप ऑप्शंस बताएं। तैयार? बिल्कुल तैयार। सवाल 1। किस संगठन ने भारत को 2025 और 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है? A. वर्ल्ड बैंक, B. IMF, C. RBI, D. ADB। इसका जवाब है B. IMF। सही। सवाल 2। इंडियन ऑयल ने हाल ही में किस एयरलाइन के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF की आपूर्ति के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? A. इंडिगो, B. स्पाइस जेट, C. एयर इंडिया, D. विस्तारा। ये है C. एयर इंडिया। बिल्कुल ठीक। सवाल 3। इसरो के उस मिशन का नाम क्या है जिसने जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक सैटेलाइट डॉकिंग का प्रदर्शन किया?
ए गगनयान, बी निसार, सी स्पेडेक्स, डी आदित्य L1। जवाब है सी, स्पैडेक्स। करेक्ट। सवाल 4, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त करना है? ए 183, बी 288, सी 355, डी 67। ये था बी, 288 प्रोविजंस फॉर EODB। एक्सीलेंट। आखिरी सवाल, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी रियो डी जनेरो, डी मॉस्को। ये हुआ था सी, रियो डी जेनेरो में। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से कुछ फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए। जरूर। पहला, DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, परिभाषा और उदाहरण, आधार, UPI, डिजिलॉकर आदि। दूसरा, इंडिया मिशन, परिभाषा, लॉन्च, मार्च 2024, 7 स्तंभ। तीसरा, फ्री AI फ्रेमवर्क, किसने जारी किया? RBI, उद्देश्य, 7 सूत्र। चौथा, NISAR, परिभाषा, भागीदार, नासा इसरो, लॉन्च जुलाई 30, 2025, उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन। पांचवा, स्पाइडेक्स, परिभाषा, उपलब्धि, सैटेलाइट डॉकिंग, तारीख Jan 16, 2025। छठा, PMAJAY, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, उद्देश्य लक्ष्य गांव, फैमिली ID कॉन्सेप्ट। सातवां, COSSI, परिभाषा, संदर्भ, सेफ। आठवां, जन विश्वास बिल 2025, उद्देश्य मुख्य विशेषता अपराध मुक्तिकरण। नौवां, NEP 2025, उद्देश्य मुख्य विशेषताएं, समग्र डिजिटल व्यावसायिक शिक्षा। 10वां, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, परिभाषा, संदर्भ ब्रिक्स G20 में भारत का फोकस। शानदार। तो ये थे आज के मुख्य बिंदु। उम्मीद है आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी होगी। हाँ, और हम इनकरेज करेंगे कि आप इस विश्लेषण को दोबारा सुनें ताकि सभी बारीकियां, न्यूआंसेस अच्छे से समझ आ सकें। ये ज्ञान न केवल UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक सूचित नागरिक बनने और भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए भी आवश्यक है। बिल्कुल। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी जारी रखें, मेहनत करते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।